तो भारतीय भूगोल के अध्ययन के क्रम में चूंकि हम लोग इस समय भारतीय भूगोल पढ़ रहे थे और लगातार हमने कई टॉपिक समाप्त किए, जिसमें हमने सबसे पहले भारत का परिचय पढ़ा था। भारत का परिचय समाप्त करने के पश्चात हमने हिमालय के बारे में पूर्ण अध्ययन किया। जब उसके आगे हम लोग बढ़े तो हमने प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो भारत के तटीय मैदान होंगे, ठीक है ना। इससे पहले हमने क्या किया था, भारतीय जो राज्य है तटीय राज्यों के बारे में चर्चा की थी, ठीक है ना। अब उसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के तटीय मैदान कौन कौन से हैं और किस तट को क्या कहा जाता है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। साथ ही आज हम भारत के द्वीप समूहों का भी अध्ययन करेंगे। कल का जो हमारा लेक्चर हुआ था उस लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जब हम लोगों ने पठार पढ़ रहे थे और पठार में हम लोगों ने कल पढ़ा था दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, लास्ट टॉपिक था। उसमें एक लास्ट का जो टॉपिक था उसमें मैंने यहाँ पे पिलनी लिख दिया था, ये मिस्टेक था, यहाँ पे पालनी होगा, समझ रहे ना। पालनी जो तमिलनाडु की जो पहाड़ है तमिलनाडु में, उसका नाम है पालनी पहाड़। क्लियर है ना। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है भारत के तटीय मैदान। क्लियर है ना। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत है जो उसको हमने दो प्रकार से बांट रखा है, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट। पूर्वी तट का विस्तार कहां से कहां तक है, पश्चिमी तट का विस्तार कहां से कहां तक है, और कौन सा तट गहरा है, कौन सा तट सकरा है, कौन सा तट ऊंचा है, नदियां डेल्टा किधर बनाती हैं, एस्चुरी किधर बनाती हैं, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको आज के इस क्लास में मिल जाएगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा भारत के तटीय मैदान। तटीय मैदान क्लियर है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, भारत के तटीय मैदानों का अध्ययन जो है ना दो भागों में करके करेंगे। एक जो होगा हमारा होगा पश्चिमी तट, और दूसरा जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी तट। क्लियर है ना। पश्चिमी तट और पूर्वी तट दो भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे और इस आधार पे हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। क्लियर है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पूर्वी तट है इसमें 4 राज्य हैं, ठीक है, और जो पश्चिमी तट है इसमें राज्यों की संख्या 6 है, 6 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं, किस ढंग से, आइए हम लोग इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। मान लिया जाए ये भारत का मैप है, क्लियर। तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे एक स्टेट है जिसका नाम है गुजरात। क्लियर है ना। यहाँ गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका गोवा, फिर आ जाएगा कर्नाटक, इसके बाद है केरल, और यहाँ पे जो सबसे नीचे है यहाँ पे इस जगह पे ये तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। क्लियर है ना। तो गुजरात से लेकर के, ठीक है ना, कर्नाटक तक का जो क्षेत्र है, गुजरात से लेकर के जो कर्नाटक तक का क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को यहाँ पे किस नाम से जानते हैं। और पहले गुजरात से गोवा तक का क्षेत्र देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और गोवा से लेकर के कर्नाटक का जो मंगलोर है, ठीक है ना, कर्नाटक का जो मंगलोर है वहां तक के तट को हम जानते हैं कन्नड़ तट से, कन्नड़ तट, या इसे ही मंगलौर तट के नाम से जाना जाता है, मंगलौर तट। क्लियर है ना। और अभी इस कर्नाटक के मंगलौर से लेकर के ये यहाँ तक का पूरा क्षेत्र, कन्याकुमारी तक का जो पूरा क्षेत्र है, इसको हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है मालाबार तट, मालाबार तट। क्लियर है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हमने राज्य की बात की, तटीय राज्यों की बात की यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारा कोंकण तट हो जाएगा, फिर कन्नड़ तट हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मालाबार तट हो जाएगा। क्लियर है ना। कोंकण तट, कन्नड़ तट, मंगलौर,
कन्नड़ या फिर मंगलौर तट और ये मालाबार तट। अब अगर हम यहाँ पे पूरब की बात करें, पूर्वी तट की, तो यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल है। क्या है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद यहीं पे क्या है हमारा, उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद यहाँ पे आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और फिर यहाँ पे आपका आएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। क्लियर है ना। तो भाई पश्चिम बंगाल से लेकर के जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश तक का तट है, इस तट को पूरा कहा जाता है उत्कल तट। उत्कल तट, या एक इसका और नाम है कलिंग तट। कलिंग तट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे उत्कल तट हो जाएगा या कलिंग तट, या अब देखिए यहाँ पे, यहां से जो है ना उत्कल तट, कलिंग तट, इसे एक और नाम से जाना जाता है उत्तरी, या हमने यहाँ पे लिख दिया, या उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। ये जो उत्तरी सरकार तट है ना, वैसे गोदावरी और महानदी का जो क्षेत्र होता है ना, यहाँ पे पश्चिमी ढाल से पूर्वी ढाल की ओर नदियां बहती हैं, ठीक है ना। उनमें से 4 प्रमुख नदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, ठीक है ना। तो गोदावरी प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा महानदी का जो क्षेत्र है ना, गोदावरी और महानदी का जो क्षेत्र है ना, वह क्षेत्र स्पेशली क्या कहलाता है, उत्तर सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल से लेकर के आंध्र प्रदेश तक का तट उत्कल तट, कलिंग तट, या हम कह सकते हैं उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर फिर यहाँ जो आंध्र प्रदेश से लेकर के इधर कन्याकुमारी तक का जो तट है, इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। देखिए भाई, ये तो हमने बता दिया कि कौन सा तट किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट, कन्नड़ या मंगलौर तट, मालाबार तट, उत्कल तट, कलिंग तट, ठीक है ना। उत्तरी सरकार तट जो गोदावरी और महानदी का क्षेत्र उसको कहते हैं। यही आंध्र प्रदेश पे श्रीहरिकोटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, श्रीहरिकोटा अनुसंधान केंद्र, श्रीहरिकोटा अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र यहीं पे। क्लियर है ना। चलिए थोड़ा विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये तो हमने तटों का नाम लिख दिया, कौन सा तट कहाँ पर है। अब ये देखते हैं कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। देखिए भाई, जो पश्चिमी तट है ना, ये सकरा तट है। पश्चिमी तट क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो पश्चिमी तट क्या है, ये सकरा है, सकरा तट है। और जो पूर्वी तट है ना, पश्चिमी तट की तुलना में, पश्चिमी तट की तुलना में, देख लीजिए यहाँ पे, जो पश्चिमी तट की तुलना में क्या है, चौड़ा है, चौड़ा तट है। देखिए भाई, ये चौड़ा क्या हुआ, ये सकरा क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। कारण क्या है, जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, इसका जो ढाल है बहुत तीव्र ढाल है। तीव्र ढाल क्या होता है समझ लीजिए, यहाँ पे नदियां डायरेक्ट आती हैं और अरब सागर में चली जाती हैं। हमारे ये पश्चिम में इधर क्या है, अरब सागर है, अरब सागर। और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। क्लियर है ना। इधर क्या है, अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है भाई। क्लियर है ना। तो जो अरब सागर है, यहाँ पे क्या है, नदियां जो है इधर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ ये सकरा है, सकरा तट, और ये पश्चिमी तट की तुलना में चौड़ा तट है। ये क्या है, अधिक ऊंचा है, अधिक ऊंचा है। और ये क्या है, अधिक निचला है, अधिक निचला तट है। क्लियर है ना। अब देखिए, अधिक ऊंचा होने की वजह से क्या होता है, नदियां यहाँ से किधर जाएंगी, उत्तर से, वो पश्चिम से पूर्व की ओर नदियां जाएंगी। तो मान लिया जाए यहाँ से जो नदियां जाती हैं, यहाँ पर इस पूर्व दिशा में क्या बनाती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं।
और ये जो चूंकि क्या होता है, ये अधिक ऊंचा है, ये वाला जो पूर्वी तट है ज्यादा ऊंचा नहीं है, नदियां यहाँ फैल करके, और ये जो यहाँ का जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो पूर्वी तट है, यहाँ पे चूंकि है ये चौड़ाई ज्यादा है, और यहाँ पे जो क्या है अधिक ही ऊंचा है, और ये अधिक निचला है, तो यहाँ पे जो नदियां है इसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है। क्लियर है ना। तो जब ये नदियां समुद्र में मिलती हैं तो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण बनाती हैं। तो यहाँ पे एक बात और लिख देता हूं मैं, इसका तीव्र अधिक है। यहाँ पे पश्चिमी तट का ढाल तीव्र है। पश्चिमी तट का ढाल क्या है, तीव्र है। और यहीं पे हम लिखेंगे पूर्वी तट का जो ढाल है वो मंद है। यहाँ पे लिखेंगे ढाल मंद है। ढाल इसका क्या है, मंद है। पूर्वी तट का ढाल क्या है, मंद है। इसको आप करिए, इतना ऐसा करिए, इतना आप मिटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे मैं इसको मिटाऊंगा भी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा के और पॉइंट यहाँ पे लिखना चाह रहा हूं, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हर क्वेश्चन, परीक्षाएं कैसी भी हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये फंसेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिखा पश्चिमी तट, पूर्वी तट, 3 पॉइंट लिख लिए। यहाँ पे ढाल अधिक है, यहाँ पे ढाल क्या है, निम्न ढाल है, मंद ढाल है। ढाल अधिक होने की वजह से यहाँ पे जो नदियां है ना, नदियां यहाँ की हैं, नदियां समुद्र में मिलकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब देखिए प्रश्न ये हो रहा है कि एस्चुरी का होता है, चूंकि ढाल बहुत तीव्र है तो अचानक से नदियां गिर जाती हैं समुद्र में। अचानक से गिरेंगी तो वहां पे गड्ढा गहरा बना लेती है, जिसे एस्चुरी कहते हैं। ज्वरंदमुख, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वरंदमुख का निर्माण करती हैं। जबकि पूर्वी ढाल में क्या होता है, चूंकि वहां पे ढाल तीव्र नहीं है तो नदियां जैसे ही समुद्र में मिलती है तो पूरे में फैल जाती हैं। चूंकि नदियां अपने साथ क्या लेती हैं, अवसाद बहा के लाती हैं, बालू मिट्टी बहा कर लाती है। तो यहाँ का जो ढाल है, पूर्वी ढाल, वो छिछला टाइप का होता है। नदियां वहां पहुंच के डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पे लिखेंगे पूर्वी ढाल में नदियां डेल्टा बनाती हैं, नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाएगा, जो पश्चिमी तट है कठोर चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे पर्वतों का निर्माण हुआ है। इधर क्या है, पर्वतों का निर्माण हुआ है, और पर्वत है तो वहां पे कठोर चट्टाने पाई जाएंगी। तो यहाँ पे इस क्षेत्र में पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है कठोर है, तो वहां पे प्राकृतिक बंदरगाह है, जैसे गुजरात का कांडला बंदरगाह है, मंगलौर में बंदरगाह है। जबकि पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, क्योंकि वहां का जो क्षेत्र है इतना मजबूत क्षेत्र नहीं है। क्लियर है ना। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट की हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया। आप इसका क्या करिएगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब मैंने आपको इससे पहले उत्तर जो भारत है, हमारा भारत के तटीय राज्यों की बात की थी, तो 9 तटीय राज्य बताए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे तटीय राज्यों की बात की है तो 10 हो रहे हैं। क्यों 10 हो रहे हैं, क्योंकि ये तमिलनाडु है, ये वाला तमिलनाडु जो राज्य है, ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों में सम्मिलित होता है। क्या है बात कि अगर यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ऐसे मिला दिया जाए पूर्वी तट, और ये जो पश्चिमी तट ऐसे मिलाया जाए, तो दोनों जहां पर मिलते हैं, ठीक है, वहां पे एक पर्वत है जिसका नाम नीलगिरी पर्वत, जिसके बारे में हमने अभी लास्ट क्लास में चर्चा की थी। नीलगिरी पर्वत, ये जो नीलगिरी पर्वत है ना, ये पश्चिमी तट और पूर्वी तट का मिलान बिंदु है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पॉइंट, तमिलनाडु पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों में सम्मिलित है, दोनों तटों में सम्मिलित है।
क्लियर। और एक बात यहां बता दें, जो नीलगिरी पर्वत है ना, नीलगिरी पर्वत पूर्वी एवं पश्चिमी, पूर्वी एवं पश्चिमी, नीलगिरी पर्वत क्या है, पूर्वी एवं पश्चिमी तट का मिलान बिंदु, मिलान बिंदु या गांठ है, मिलान बिंदु या गांठ है। देखिए नीलगिरी पर्वत जो है ना, पूर्वी और पश्चिमी तट का यहाँ पे पर्वत है नीलगिरी पर्वत, और ये जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट का मिलान बिंदु या गांठ कहलाता है। क्लियर है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। जो पूर्वी तटीय मैदान है, अधिक यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए यहाँ पे धान की खेती अधिक होती है पूर्वी तटीय मैदान में। पश्चिमी तट थोड़ा सा कटा फटा है, पूर्वी तट तुलना में कटा फटा नहीं है, और पूर्वी तट चौड़ा है। कटा फटने के कारण भी चूंकि यहाँ पे ढाल तीव्र है, तो नदियां यहाँ पे उसको काटती हुई चली आ रही हैं जो मैदान है, इसलिए यहाँ का मैदान सकरा है और इधर का मैदान चौड़ा भी है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूर्वी तटीय पश्चिमी तटीय के बारे में अध्ययन कर लिया, और हम यहाँ पे द्वीप समूहों का अध्ययन करेंगे। पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय जो हमारे राज्य हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन इससे पहले भी किया था। क्लियर है ना। तो हमने यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी ये भी हमने सीख लिया। यहाँ पे हमने देख लिया श्रीहरिकोटा अनुसंधान केंद्र है, और यहाँ पे कुछ झीलें भी पाई जाती है पूर्वी तटीय मैदान में, जैसे पुलिकट हो जाए, चिल्का हो जाए। यहाँ पे उड़ीसा में क्या हो जाएगी, चिल्का झील पाई जाएगी, और यहाँ पे पुलिकट, और फिर आंध्र प्रदेश में पुलिकट। और ये जो महत्वपूर्ण झीलें हैं ये लैगून झील का उदाहरण है। लैगून झील क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूं। समुद्र का ऐसा क्षेत्र, मतलब जल का ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ क्या हो, भूभाग हो, नहीं, ऐसा क्षेत्र, ये समुद्र का एक ऐसा क्षेत्र है, हाँ, जहाँ पे क्या हो जाए, भूभाग हो, जहाँ पे जल है। ठीक है ना। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं। क्लियर है ना। ऐसे क्षेत्र को लैगून कहा जाता है। तो ये जो चिल्का झील है, लैगून झील का एक उदाहरण भी है। तो जब हम झीलें पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत के द्वीप समूह। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, भारत के द्वीप समूहों का अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत में तो बहुत सारे द्वीप समूह हैं, परंतु यहाँ पे हम महत्वपूर्ण जो द्वीप समूह हैं उनका अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण द्वीप समूह है इनको हम दो भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। पहला जो द्वीप समूह उसका नाम है लक्षद्वीप। ठीक। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। अंडमान निकोबार। क्लियर है ना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से मेरे साथ समझने का प्रयास करिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यूपीपीएससी से लेकर के हर परीक्षा में जितने प्रश्न हैं उनका मैंने सबका यहाँ पे समावेश किया है। अंडमान निकोबार में कुल 572 द्वीप हैं। ठीक है। जबकि लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, परंतु यहाँ पे 11 द्वीपों पर ही मानव की बस्तियां जो है संभव है पाई जा रही हैं। क्लियर है ना। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना भाई, तो इसका यहाँ पे हम अध्ययन क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए
अंडमान निकोबार, यहाँ पे क्या है टोटल 4 तो अंडमान है। अंडमान निकोबार में 4 अंडमान है, परंतु 4 अंडमान है यहाँ पे, और जो निकोबार है ना इनकी संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 निकोबार है, 4 यहाँ पे अंडमान है और यहाँ पर 3 निकोबार है। क्लियर है ना? तो हम इनका एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, जो अंडमान 4 है ना, यहाँ पे सबसे पहले एक अंडमान है जिसका नाम है उत्तरी अंडमान। इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तरी अंडमान। क्लियर? उत्तरी अंडमान के बाद जब आप आओगे तो यहाँ पे जस्ट नीचे उसके लघु अंडमान, यहाँ पे एक अंडमान है मध्य अंडमान। चलिए इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, मध्य अंडमान हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, मध्य अंडमान के बाद यहाँ पे हो जाएगा साउथ अंडमान या दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान के बाद जस्ट आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिटिल अंडमान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, लिटिल अंडमान हो जाएगा। क्लियर है ना? देखिए जो उत्तरी अंडमान है ना, ये उत्तरी अंडमान के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है, इस चोटी का नाम है सैडल पीक। सैडल पीक, यहाँ पे एक चोटी है उत्तरी अंडमान में जिसका नाम क्या हो जाएगा, सैडल पीक हो जाएगा। क्लियर है ना? जो सैडल पीक है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे जो सैडल पीक है, क्लियर है ना, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर है। और ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसी उत्तरी अंडमान में यहाँ पे एक ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी जिसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम, ठीक है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ये एक प्रकार की क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मध्य अंडमान। इस मध्य अंडमान को मिडिल अंडमान के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ना? मध्य अंडमान को मिडिल अंडमान के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, सबसे बड़ा अंडमान है। क्या है, सबसे बड़ा अंडमान है। क्लियर है ना? मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान में इंग्लिश में कहते हैं इसको। ये सबसे बड़ा अंडमान है। और यहीं इसी अंडमान पे एक यहाँ पे बैरन द्वीप, देखिए यहीं पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको यहाँ देखिए है, यहाँ पे पास में है इसके, ठीक है, जिसका नाम है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं, बैरन द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए भाई, ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है सुसुप्त ज्वालामुखी, एक होती है सक्रिय ज्वालामुखी और एक होती है मृत ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी वो होती है जो अभी शांत है, जिसमें उद्गार होने के चांसेस हैं। मृत ज्वालामुखी वो होती है जिसमें कभी भी उद्गार नहीं होते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी वो होती है जिसमें उद्गार होते रहते हैं। तो यहाँ पे भारत में मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी, ये सबसे बड़ा अंडमान है। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है सुसुप्त ज्वालामुखी है, जो कि उत्तरी अंडमान पे, इसी में एक चोटी जिसका नाम है सैडल पीक चोटी। ठीक है ना? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ये जो अराकान यामा पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, जो म्यांमार की तरफ बढ़ी, उसी का एक भाग माना जाता है। तो एक जलसंधि है जिसका नाम है कोको जलसंधि।
यहाँ पे लिख देता हूं कोको जल संधि, ये इंपॉर्टेंट बात है। कोको जल संधि, जो कोको जल संधि है ना, वो म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करती है। कोको जल संधि म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करती है, निकोबार से अलग करती है। इंपॉर्टेंट बात है ना। तो अंडमान निकोबार में किसको अलग करती रही? उत्तरी अंडमान को अलग करती। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया सैडल पीक और नारकोंडम ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखी है। सबसे बड़ा अंडमान जो है आपका मध्य अंडमान है, और यहाँ पे बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बात करते हैं दक्षिणी अंडमान की। देखिए, अंडमान निकोबार में प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणी अंडमान कौन सा है? तो दक्षिणी अंडमान सबसे दक्षिणी नहीं है, सबसे दक्षिणी क्या हो जाएगा? लिटिल अंडमान हो जाएगा। तो जो दक्षिणी अंडमान है ना, यही अंडमान की अंडमान निकोबार की राजधानी है। इसी में यहीं पे राजधानी जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। और यहीं पर जो एक जेल है जिसका नाम है सेलुलर जेल, आपने नाम सुना होगा। सेलुलर जेल जो थी ना, जिसे काला पानी कहा जाता था, सेलुलर जेल, जो कि एक बहुत ही कुख्यात जेल थी, यहीं पे है अंडमान निकोबार में, दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। क्लियर है? अब बात करेंगे हम लिटिल अंडमान की। लिटिल अंडमान पे कुछ जनजातियां पाई जाती है, जिसमें से हो जाए ओंग जनजाति, ओंग जनजाति, और यहीं पे एक हो जाएगी सेंट लीज जनजाति। क्या हो जाएगी? सेंट लीज जनजाति। क्लियर है ना? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो 4 हो गए अंडमान, इसके बाद शुरू होते हैं निकोबार। तो लिटिल अंडमान के बाद है एक निकोबार, जिसे कहा जाता है कार निकोबार। यहाँ पे एक निकोबार है जिसको हम क्या कहते हैं? कार निकोबार। ये वाला निकोबार क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका कार निकोबार हो जाएगा। कार निकोबार के बाद एक निकोबार है जिसका नाम हो जाएगा लिटिल निकोबार। क्या हो जाएगा? लिटिल निकोबार। क्लियर? लिटिल निकोबार के बाद जो नीचे है सबसे, उस निकोबार का नाम क्या हो जाएगा? अगर आप इतना, चलिए बना देता हूं। इसके बाद जो सबसे नीचे यहाँ पे एक निकोबार हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ग्रेट निकोबार। क्या नाम हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। सबसे नीचे वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ग्रेट निकोबार हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? ग्रेट निकोबार हो जाएगा। अब देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि भाई जो अंडमान है ना, इसको निकोबार से एक चैनल अलग करता है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे एक चैनल है, इस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल, जो क्या करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है और कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे अंडमान निकोबार का अक्षांशीय विस्तार देख लें तो ये 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ तक है। क्लियर है ना? इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है ना, ये क्या करेगा? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको ना हुई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपके लिटिल निकोबार है, और यहाँ पे जो नीचे मैंने लिखा है इसका नाम है ग्रेट निकोबार। ये वाला क्या है आपका? ग्रेट निकोबार है। तो अब ये ग्रेट निकोबार हो गया। इसके नीचे, जैसे मान लीजिए कि ये ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार के नीचे यहाँ पे, ठीक है, ग्रेट निकोबार के नीचे यहाँ पे एक देश जिसका नाम है इंडोनेशिया। एक देश है इंडोनेशिया। तो भाई ग्रेट निकोबार, ये क्या है आपका? ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को
एक चैनल अलग करता है, यहाँ पे एक चैनल है जो एक दूसरे को अलग करता है, इसका नाम है ग्रेट चैनल। क्या नाम हो जाएगा? ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल क्या करता है कि जो ग्रेट निकोबार है उसको इंडोनेशिया से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और यहाँ पे देख लीजिए, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में एक पैसेज है। पैसेज को जलसंधि कहते हैं। ये जो पैसेज है, इस पैसेज का नाम हो जाएगा आपका डंकन पैसेज। डंकन पैसेज। ये जो डंकन पैसेज है ना, डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान के रटलैंड, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है दक्षिणी, या इसके अंदर में लिख दे रहा हूं यहाँ पे रटलैंड। दक्षिणी अंडमान के रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करने वाले पैसेज का नाम क्या है? डंकन पैसेज है। एग्जामिनर प्रश्न चेंज भी कर सकता है, आपसे पूछ लेगा दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाले पैसेज का नाम क्या हो जाएगा? डंकन पैसेज हो जाएगा। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले चैनल कौन सा है? 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। और ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करने वाले चैनल का नाम क्या हो जाएगा? ग्रेट चैनल हो जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी यहाँ पे बनता है कि जो ग्रेट निकोबार है ना, इसी ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। क्लियर है ना? सबसे दक्षिणतम पॉइंट है जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। बहुत अच्छे से आप इस बात को समझ लीजिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसे ही पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है ना? इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। इसी ग्रेट निकोबार में निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है, क्या नाम है? देखिए बहुत अच्छे से लिख रहा है, जिसका नाम है माउंट थूलियर। अच्छे समझ लीजिए, यहीं पे अंडमान निकोबार पे एक चोटी है जिसका नाम क्या है? माउंट थूलियर। ये क्या हो जाएगा? माउंट थूलियर चोटी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर है। कितनी? 642 मीटर। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना होइएगा। एक बार मैं पूरा ओवरऑल आपका रिवीजन करवा दे रहा हूं। जो हम भारत के द्वीप समूह की चर्चा कर रहे हैं, इसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह बांट के इसका चर्चा करेंगे। इसका जो विस्तार है 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ तक है। इसमें 572 द्वीप हैं। और यहाँ पे एक कोको जलसंधि है जो म्यांमार एक देश है, बर्मा, म्यांमार से अंडमान निकोबार को अलग करती है। इसमें 4 अंडमान है, 3 निकोबार हैं। जो सबसे उत्तरी अंडमान है जिसका नाम है उत्तरी अंडमान। यहाँ पे एक चोटी जिसका नाम है सैंडल पीक या सैंडल चोटी, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। यहीं पे एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम ज्वालामुखी, जो सुसुप्त ज्वालामुखी है। इसी के ऊपर यहीं पे थोड़ा सा पास में ही मध्य अंडमान या मिडिल अंडमान के पास में बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। यही सबसे बड़ा अंडमान भी है। इसके बाद दक्षिणी अंडमान है जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। ये क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर। यहीं पे सेलुलर जेल है। अंडमान निकोबार की राजधानी भी हो जाएगी। अंडमान निकोबार की राजधानी, निकोबार की राजधानी भी ये हो जाएगी। क्लियर है ना? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है एक पैसेज जिसका नाम है डंकन पैसेज। इसके बाद लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। इसके बाद यहाँ पे अब ये हमने बता दिया कि ग्रेट जो निकोबार है, इस ग्रेट निकोबार का, ये जो ग्रेट निकोबार है यही भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है जिसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। और इसकी जो ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट थूलियर चोटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉपिक बच रहा है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, जिसे मैं फिर आपको उसी में थोड़ा सा और रख करके बताऊंगा, क्योंकि जगह कम पड़ रही है। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो जनजाति की बात करना है यहाँ पे जो लिटिल अंडमान है ना, अच्छा मैंने जनजातियां पहले ही बता दी है, यहाँ पे बताया था मैंने आपको। ओंग जनजाति पाई जाती है और ये सेंडलीज जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? ओंग और सेंडलीज जनजाति लिटिल अंडमान। तो लगभग यहाँ पे सारी बातें अंडमान निकोबार की हमने फिनिश कर ली हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लक्षद्वीप की। क्लियर? तो मैं इसको एक बार साफ कर दे रहा हूं। कोई अगर आपको कुछ समस्या लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। अंडमान निकोबार का एक नाम और भी होता है जिसके लिए मरकत द्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं। अंडमान निकोबार को एक और अन्य द्वीप के नाम से भी जानते हैं जिसका नाम मरकत द्वीप, ठीक है ना। तो आप चाहें तो वहां पे आगे बढ़ा लीजिएगा, मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं, मरकत द्वीप, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऐसी द्वीप हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं, समझिए ना। तो उनको आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। जैसे कि आपका एक द्वीप का नाम हो गया शहीद द्वीप, एक द्वीप का नाम हो गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है ना। तो कौन कौन से द्वीप हैं जो भी बदले गए हैं आप बताइएगा। नहीं आप बता पाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप की, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये देखिए, लक्षद्वीप जो है ये कहाँ पे है? अरब सागर में, अरब सागर में, ठीक है। अगर एक बार हम चर्चा करें, मान लीजिए मैपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप है, ठीक। और इधर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर है ना। तो ये मैपिंग आप समझ लीजिए। तो जो लक्षद्वीप है अरब सागर में है, और यह एक प्रकार का मूंगा द्वीप है। कैसा है? मूंगा द्वीप या प्रवाल द्वीप है। कैसा है? प्रवाल द्वीप। आपने नाम सुना होगा प्रवाल भित्ति का, प्रवाल द्वीप या मूंगा जीवों का नाम सुना होगा। ये एक प्रकार का जीव होता है मूंगा द्वीप, जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में बंद होता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का सूत्र है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के उसमें खोल में बंद रहता है। जब ये जीव, ढेर सारे जीव होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो एक जो खोल होता है एक पूरा बहुत मजबूत सा द्वीप जैसा आकार धारण कर लेता है इनका, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का द्वीप जैसा आकार धारण कर लेता है, जो देखने में बहुत सुंदर होते हैं। तो उसे ही हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो ये जो लक्षद्वीप है प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, और एक प्रकार का मूंगा द्वीप है। क्लियर है ना, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अरब सागर में मूंगा द्वीप है, और यहाँ पे लगभग 36 द्वीप हैं। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, जो यहाँ पे कुछ द्वीप हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। तो इसको मैं यहाँ पे रब कर दूं जिससे जगह कम ना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक द्वीप है इस जगह पे, इसका नाम है अमीनी द्वीपी द्वीप। अमीनी द्वीपी द्वीप, अमीनी द्वीपी द्वीप ये सबसे बड़ा द्वीपीय द्वीप समूह है। अमीनी द्वीपी द्वीप जो है ये सबसे बड़ा द्वीपीय द्वीप समूह है। यह सबसे बड़ा द्वीपीय द्वीप समूह है। क्लियर है ना। अब देखिए यहीं पे एक और द्वीप है जिसका नाम है आंद्रतोमुख। आंद्रतो द्वीप। यहीं पे क्या है? एक द्वीप है जिसका नाम आंद्रतो द्वीप है। क्लियर। अब इसके नीचे जब और आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है कवरत्ती द्वीप। कवरत्ती द्वीप, कवरत्ती द्वीप है।
कवरत्ती द्वीप से जब थोड़ा सा नीचे आप बढ़ोगे तो यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, ठीक। और मिनिकॉय द्वीप के बाद एक द्वीप है जिसका नाम मालदीव है, मालदीव, ठीक। जो मिनिकॉय द्वीप है ना सबसे बड़ा द्वीप है, लक्षद्वीप का ये सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। ये क्या है? सबसे बड़ा द्वीपीय द्वीप समूह है। कौन सा? अमीनी द्वीपी है। जो अमीनी द्वीपी द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीपीय द्वीप समूह है, मतलब कि जो ढेर सारे द्वीपों का समूह है वो अमीनी द्वीपी हो जाएगा, आंद्रतो द्वीप हो जाएगा वहीं पे। इसके अंदर एक कवरत्ती द्वीप है, जो कवरत्ती द्वीप है यही लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी, कवरत्ती द्वीप हो जाएगी। अब यहाँ पे कवरत्ती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में एक चैनल पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चैनल पाया जाता है, इस चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। फिर से यहाँ पे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कवरत्ती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करने वाले चैनल का नाम क्या हो जाएगा? 9 डिग्री चैनल। इसी प्रकार मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करने वाले चैनल का नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस चैनल का नाम हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल क्या करता है? मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है, और कवरत्ती द्वीप को जो मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। ये सबसे बड़ा द्वीप है, ये सबसे छोटा द्वीप है। यहाँ पे अमीनी द्वीपी जो सबसे बड़ा द्वीपीय द्वीप समूह है, अरब सागर में पाए जाते हैं। 36 द्वीप हैं। अगर इसका विस्तार देखें तो 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 12 डिग्री नॉर्थ तक इसका देशांतरी, इसका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार इसका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लासेज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।